प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है वो इतना नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा ग्रुप है और वो सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ, बाकी लोगों से भी वो रब्ता कर रहा है। उनमें से कुछ लोग हमसे भी रब्ते में हैं और दरअसल ये लोग अगला इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट पर नहीं लड़ना चाहते और अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो दावा किया है कि ज़्यादा लोग हैं, तो क्या इस दावे में कोई हकीकत हो सकती है? क्या वाकई ये लोग सिर्फ जहांगीर तरीन के लिए नहीं खड़े, यानी हुब्बे अली में नहीं खड़े, बुग़्ज़ मुआविया में खड़े हैं? ये एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिहाई के बाद उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली है, मुलाकातें शुरू कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो उनकी गैर मौजूदगी में फ्रंट फुट पर ड्राइविंग सीट पर थी, क्या अब ये पोजीशन शहबाज शरीफ साहब के पास आएगी और क्या वो फैसले कर रहे होंगे नवाज शरीफ साहब से मुशावरत से? तो अब फ़र्क क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की जो सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत है उसमें जो है वो फ्रंट पर कौन खड़ा होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक बहुत अहम मामला कि कश्मीर के हवाले से जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के इम्कानात पैदा हुए हैं और इसमें ख़बरें हैं कि यूएई ने अपना एक अहम किरदार अदा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बातचीत किन निकात पर होगी और क्या वो जो 370 और 35A का जो मामला था उसके बग़ैर पाकिस्तान उससे हटकर किसी और चीज़ पर मुज़ाकरात कर सकता है? तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर जाद साहब मौजूद हैं। चारों ही सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो मरियम साहबा का बयान आपको दिखाना चाहता हूँ जो आज उन्होंने दिया है, जो दावा उन्होंने किया है इसमें कितनी हकीकत है, ज़रा पहले बयान देख लीजिए। जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। अब उनको हलकों में वापस जाना है, इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें। ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात यह है PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। ये जो ग्रुप नज़र आ रहा है औरिया साहब, ये 30-35 लोगों का, ये ग्रुप इससे बहुत बड़ा है और हमसे और लोगों से राब्ते में है, उस टिकट पर दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। आप मरियम साहबा की ये स्टेटमेंट और दावा किस तरह से देख रहे हैं? देखें, इससे नज़र आता है कि वो तमाम एजिटेटिव पॉलिटिक्स जो शुरू हुई थी, जो इमरान खान को निकालने की सियासत थी, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। अब वो ऑप्शन बंद हो चुका हुआ है, अब इलेक्शंस का ऑप्शन वापस जिंदार हो गया हुआ है। वो लोग जो समझाते थे कि इन 2 सालों के अंदर आप जो कुछ भी करते रहें, PDM बनाएंगे, सड़कों पे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अब मरियम नवाज को MPA, MNA, फ्रेश इलेक्शन, ये चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं, जो कि एक ज़माने में लोग कहते थे कि एक दिन आपको आना पड़ेगा, और जो पीपल पार्टी समझाती थी। वरना इन लोगों के तो खिलाफ कंपेन करनी थी ना आपने, इन लोगों के तो खिलाफ खड़ा होना था आपने, और ये तोड़ तोड़ के अपने साथ सभाओं में लेके आने थे। और इमरान खान को असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि पाकिस्तान के ये जो भी लोग जहांगीर तरीन के साथ हैं, खा वो नवाज शरीफ के साथ हैं या किसी और के साथ हैं, ये वो ग्रुप हैं कि जो अपने मफाद के ऊपर एक इलेक्शन से 1 महीना पहले भी फैसला करें तो उनके फैसले जो हैं वो जानदार होते हैं। उन्होंने नजरी जिंदगी उनके आबा अजदाद ने कभी नजरियाती पॉलिटिक्स की है जी, ना उन्होंने कभी किया है, ना अगर खुदा न खास्ता उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में हुए तो वो करेंगे। ये ग्रुप जो थे, ये कल तक हम ख्याल वो था अपना, क्या नाम है, अलहदा सूबा बनाने का ग्रुप था, फिर इकट्ठे करके वहां डाल दिया गया, उधर जाते थे वहां चले जाते। ये ग्रुप जो है ये इस वक्त खान साहब से अपने खास तौर पर कुछ मफादात के लिए इकट्ठे हैं। और अगर कोई ये समझता है कि इन जगहों पर जहां से, जिन इलाकों से ये आए हैं, वहां नून लीग की और अपना PTI की और पीपल पार्टी की पॉलिटिक्स में कोई फर्क है वोट के मसले में, तो ये बहुत बड़ी भूल है। ये शहरों के अंदर, हल्कों के अंदर फर्क होता है, उसके अंदर लोग करते हैं। सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए कि अगली गवर्नमेंट किसकी बन रही है, वो उस तरफ ऐसे उड़ेंगे जैसे कूंजें उड़ती हैं, एक साथ उड़ेंगे। अगर उनको यकीन हो जाए कि मरियम नवाज को आइंदा कोई नहीं आने देगा तो कोई उसमें नहीं जाएगा।
बिल्कुल सही है। और इरशाद साहब, अगर आप इन तमाम लोगों को एक एक करके देखें, इनका बैकग्राउंड देखें, तो ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में रहे हैं। एक इलेक्शन में काफ लीग से लड़ा हुआ है, एक नून लीग से लड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने आज़ाद लड़े हुए हैं, आज़ाद लड़के पीटीआई में आए हुए हैं। यानी ये वो इनमें से पीटीआई का शायद एक भी नहीं है जो पीटीआई का नजरियाती कारकुन या वर्कर हो। और इनमें से कुछ लोग 1 महीना पहले पीटीआई में आए थे, कुछ 2 महीने पहले आए थे, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहले आए हुए हैं पीटीआई में। तो अब मामला ये होता है हमेशा इलेक्शन से पहले कि इस तरह के जो इलेक्टेबल्स हैं वो सूंघना शुरू कर देते हैं फ़िज़ा में कि किसकी हुकूमत अगली बनेगी, और वहाँ के का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो आपके ख्याल में इन लोगों ने स्मेल करना शुरू कर दिया और कि ये पीटीआई नहीं है, कोई और है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कहीं और जाने की? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। एक तो ये है कि ये सारे लोग जो हैं, इनको इमरान खान से ग्रीवेंसेस जो हैं वो इस बेस पे नहीं है कि जनाब वाला उनकी कारकर्दगी बहुत पुअर है और वो सही। उनको ये है कि जी हमें नज़रअंदाज किया गया है, और उसमें एक नज़रियाती टच ये दिया गया है कि जी जो असल पीटीआई थी वो पीछे धकेल दी गई है, और वो नए लोग जो हैं वो आ चुके हैं, और नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो हावी हो गए हैं हुकूमत में। ये है, किसी ने ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी अच्छी थी या गिलानी साहब की हुकूमत बड़ी अच्छी थी, जरदारी साहब की हुकूमत अच्छी थी। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को हमारी बात सुननी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब जो इस ग्रुप को इकट्ठा कर रहे हैं वो भी ये अभी तक नहीं कह पा रहे कि मेरी तरजीह है अव्वल कोई और पार्टी है या इवन तरजीह है सानी भी कोई और पार्टी है। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जहांगीर तरीन के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में होते हुए मुस्लिम लीग नून, जो बहरहाल पंजाब की सेंट्रल पंजाब की बड़ी पार्टी है, कोई ऑप्शन है। उनका अगर ऑप्शन बनता है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ बनता है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो सेंट्रल पंजाब में है नहीं, साउथ पंजाब में अलबत्ता वो हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान चल रही है और जिसकी वजह से पीडीएम तकसीम हुआ, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि इस्तीफ़ों का मामला है, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात हैं। इख्तलाफ ये है जो विद इन मुस्लिम लीग भी है कि पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम के प्लेटफार्म पे मौजूद रहती है, हम मिल के सियासत करते हैं, तो पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में स्पेस मिलेगी जहाँ से मुस्लिम लीग नून आउट हो चुकी है और इंसाफ ने उसको आउट कर दिया है। और अगली चांस भी अगर वो मुस्लिम लीग को मिलने की बजाय साउथ पंजाब पे पीपल्स पार्टी काबिज हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि हमें क्या कितने नफल का सवाब है कि हम पीडीएम में रहें, तो इसलिए आउट किया गया है। मुस्लिम लीग नून समझती है कि हमारा सिंध में कोई चांस नहीं है, हमारे लिए स्पेस नहीं है, हम फिर पीपल्स पार्टी को स्पेस क्यों दें। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक फ़िलहाल नहीं करता कि ये इलेक्शन की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक अभी नहीं करता। फ़िलहाल सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जनाब वाला इन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि अब पीटीआई का जाना ठहर गया है और पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए हमें अगली या फिर ये अपने दरवाजे खुले रख रहे हैं। अगर ये नहीं ये अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी ज़ाती जो एक ग्रीवेंसेस हैं, ज़ाती किस्म की जो उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं, उसकी वजह से वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए हैं। और जहांगीर तरीन जो हैं वो इमरान खान को गिराने के लिए, बुज़दार को गिराने के लिए जदोजहद नहीं कर रहे, उनके साथ खड़े होने के लिए जदोजहद हो रही है, उनके करीब जाने की जदोजहद हो रही है। जिस दिन ये मेकर ब्रेक का होगा उस वक्त फिर देखा जाएगा कि कितने लोग जहांगीर तरीन के साथ खड़े होते हैं, कितने मुस्लिम लीग से रब्ता करते हैं, कितने पीपल्स। सही है। तो फिर तो नासिर चौधरी साहब सवाल ये पैदा होगा ना कि क्या ये लोग जहांगीर तरीन के साथ भी मुखलिस हैं या सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए वहां पर जाकर खड़े हो गए हैं? देखिए, और ये मकबूल जहाँ साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कूंजे, खूबसूरत लफ्ज़ है, उर्दू का बेहतरीन लफ्ज़ है और बहुत रोमांटिक लफ्ज़ है। मैं इन्हें कहता हूँ मौसमी परिंदे। ये वो मौसमी परिंदे हैं जो बदलता मौसम देखकर कभी खंजर लेकर आ जाते हैं, कभी रूस वापस चले जाते हैं और परवाज भर के। तो ये ऐसा पीटीआई के साथ हुआ कि पीटीआई को रातों रात ये परिंदे हवाले कर दिए गए। सही है। लेकिन वैसे सर कूंज की एक खूबी में खामी आपको और भी बता दूं कि कूंज जो है ना उसकी एक कमजोरी ये भी होती है कि जब वो अपने काफिले से बिछड़ जाती है तो बहुत रोती है, बहुत शोरो गुल करती है। वो उसके लिए वो एक जो है ना वो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। काफिले से नहीं बिछड़ी ना,
उसके काफिले में खासे अभी 40 तो आप बता रहे हैं ना, वही 40 हैं, और आप मरियम बीबी कह रही है कि 40 से बहुत ज्यादा हैं, तो कूंज काफिले के अंदर ही है, उसको रोने की भी जरूरत नहीं है। असल मसला पीटीआई के अंदर का है कि पीटीआई में क्या हो रहा है। अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं? अमीन गंडापुर किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन से अगर मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की तो इदारों पर दबाव आ जाएगा। अब पता नहीं किस इदारे की बात कर रहे हैं वो, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही असेसमेंट है कि अब इस्तीफों का दरवाज़ा, लॉन्ग मार्च का दरवाज़ा शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद अल्टीमेटली बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है। आज शहबाज शरीफ ने जो बातचीत की है मौलाना फजलुर रहमान से, वो ये की है कि हम मुस्तकबिल का राह अमर मुत्तहद होकर तय करेंगे। वो नहीं कहा कि मैं आपकी इस बात की हिमायत करता हूँ कि ईद के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, हम कहा कि मुस्तकबिल का राह अमर हम तय करेंगे, बैठकर आपसे मुलाकात करूँगा मैं, फिक्र ना करें आप, जल्दी मुलाकात करूँगा, ये शहबाज शरीफ ने कहा है। फिर एक मैं आपको वो बताऊँ इंडिकेटर क्या है जी कि मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी गलती जो आज की है वो ये किए कि मरियम नवाज का दौरा कराची मुलतवी हो गया है, और इसका बड़ा असर पड़ेगा उन वर्कर्स पर जो 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे रैली की और दौरे की। तो ये मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये बात सही साबित हो गई कि इस्तीफे मसलों का हल नहीं है, और लॉन्ग मार्च वगैरह कर लेते आप तो कर लेते, इस्तीफों से आपने नत्थी कर दिया लॉन्ग मार्च को, वो बुनियादी गलती थी जिससे पीडीएम टूटी। अच्छा आमिर ज़ा साहब, ये तो चले हैं कि अब जो पीडीएम है वो टूट गई है और अब पीटीआई के टूटने की ख्वाहिश कर रही है या ख्वाब देख रही है, या उनकी असेसमेंट है कि पीटीआई भी टूट रही है और उसका एक ग्रुप अलग हो रहा है। अब जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है उस पर जो अभी हवाला भी दिया गंडापुर साहब का, कि उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात होगी तो इदारों पर दबाव आ जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में जहांगीर तरीन साहब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होनी चाहिए, और क्या इससे जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है वो मुतासिर होगी? अरे पहली बात तो ये सच के कहते हैं ना कि जो लग रहा है बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि मरियम साहिबा की ख्वाहिश हो सकती है कि पीटीआई जो है वो धड़ों में तकसीम हो जाए, और पाकिस्तान की सियासत में धड़ाबंदी, सियासी पार्टियों का जुड़ जाना टूट जाना जो है कोई अचंभे की बात नहीं होती है, होता रहता है। तो हम ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। बाज़-औक़ात ये होता है कि उनकी ख्वाहिश हो कि ये चीज़ कल हो, लेकिन मुस्तक़बिल बईद में बहुत आगे जाकर हर पार्टी के टूटने का बिखरने का इम्कान होता है, तो मैं ये रूल आउट नहीं करता। लेकिन ये सवाल कि जी अभी जो उनकी मंशा है मरियम साहिबा की अभी फ़ौरन हो जाए, वो मुझे मेरे ख्याल में बहुत ही क़ब्ल वक्त है उनकी जो ख्वाहिश है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अब ज़रा सा इत्तेदाल आएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उन्होंने अपने तमाम कार्ड दिखा दिए, अब शहबाज शरीफ साहब जो मैदान में उतरे हैं और उनकी जमानत हुई है, तो अब लगता है कि जरा सा उनका रोल जो है वो अहम ही नहीं होगा, बल्कि वो नून लीग की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी फैसला कुन भी होगा। और जो एक मुहिम जोई सवार हो गई थी नून लीग में और उसके अंदर उनके जो अलाइज थे मौलाना फजल रहमान, उसमें कोई इत्तेदाल आएगा। अब रह गई बात कि जी जहांगीर तरीन साहब असूली तौर पे जो पीटीआई के असल वेल विशर्स हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई पैचअप हो जाए, और पैचअप होना जो है वो इमरान खान के एनलाइटेंड इंटरेस्ट में भी है कि अगर वो उन्होंने अपने आप को लड़ भिड़ कर मजीद कमज़ोर किया, क्योंकि अभी भी उनकी बहुत स्लिम मेजॉरिटी है पंजाब में, तो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत बड़े धड़े का अपने आप से नाराज़ कर लेना अपनी पार्टी के अंदर। और ये बात जो है कि जी इदारों पर दबाव आएगा, इदारों पर मुझे नहीं पता किस इदारे पर किस तरह का दबाव आएगा, लेकिन इमरान खान के जो लोग इस्तेमाल करेंगे उस बात को कि जो हमेशा दावे करते रहे कि जी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बेशक जहांगीर तरीन कसूरवार हैं या नहीं है, लेकिन अपोजिशन ने एक परसेप्शन बना दिया कि जहांगीर खान ने जो है कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई लूट मार की है। गो के ये वाले जो बहुत सारे काम जिसके ऊपर उनका ट्रायल हो रहा है, जो जिसके ऊपर वो एलिगेशन फेस कर रहे हैं, वो सारा का सारा जो है वो SCCP को देखना चाहिए, वो FBI को देखना चाहिए, वो नैब का काम या उस तरह के इदारों का काम नहीं है कि अगर इस बात को अगर मान लिया जाए कि जी चीनी महंगी फरोख्त हो गई है और उसके अंदर वाकई उनका किरदार पकड़ा जाता है, नजर आ जाता है, तो इस तरह की चीज है कि मतलब है कि जिन इदारों का काम है वो इदारे इसमें मुलविस नहीं है, लेकिन वो इदारे मुलविस हैं जिनका गालिबन ये काम नहीं है। जी आमिर ज़ा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जरा साहब के सियासी किरदार के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से अपना किरदार अदा करेंगे, मरियम साहिबा की तरह या पीडीएम के उस फार्मूले पर जो बड़ा हार्ड हिटिंग किस्म का था, या थोड़ा सा मुफाहमत का रास्ता लेंगे, शहबाज शरीफ दरमियान का रास्ता लेंगे, और फिर उसके बाद जो कश्मीर का अहम मामला है उस पर बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये सब शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए और अब वो सियासी मुलाकातें शुरू करेंगे। मरियम साहबा ने जो किरदार पिछले 6-8 महीने में अदा किया है वो सिर्फ इस मजबूरी में किया कि चूंकि शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, खला था, उसको उन्हें पूर करना था, और अब चूंकि शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं वो घर बैठ जाएंगी या वो उस तरह से मुतहरिक नहीं रहेंगी, या फिर आप देखते हैं कि उनका अपना किरदार रहेगा और शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमें ज़रा थोड़ा सा स्लो बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह एक मुल्हद को समझाने के लिए कि अल्लाह ताला वजूद रखता है, हम मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि ये देखें ये चार्ज सारा सिस्टम चल रहा है, ये खुद ब खुद तो नहीं चल रहा, ये जो कुछ हो रहा है इसको देखो कैसे है, आसमान ज़मीन चांद सितारे गर्दिश में घूम रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो कुछ हैपनिंग्स होती हैं उनको बताने के लिए ये बताना पड़ता है कि ये कैसे हो रही हैं, ये खुद ब खुद नहीं होती हैं। किस तरह अदालत के अंदर एक ख़ास वक्फे ख़ास पीरियड के अंदर ज़मानत होती है, किस तरह एक आदमी जो है बीमार पड़ता है, किस तरह एक आदमी जो है उसको ईसीएल से नाम निकलता है, किस तरह उसको अदालत एक कन्विक्टेड प्रिजनर को वापस भेजती है, किस तरह कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, किस तरह कुछ लोग चल पड़ते हैं, किस तरह ये पूरे का पूरा एक जो कायनाती निजाम इसके अंदर चल रहा है ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। ना शहबाज शरीफ लगता है अपनी मंतक से अपने ज़्यादे से बात कर रहे हैं, ना कोई और कर रहे हैं। इनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत ऐसी जरूर मौजूद है जो नादीदा है, जो हमें नजर नहीं आती, हमें हमारे हद इदराक से बाहर है, हमारे हद इदराक से परे है। उन्होंने खास तौर पे जिस तरह अमावस के बाद 3 दिन के बाद चांद निकलता है, इस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ का चांद जेल से निकाला है। अब ये जेल का चांद जो है वो कुछ ना कुछ तो हिलाल ईद दिखाएगा। अब वो हिलाल ईद जो दिखाने का वक्त आ रहा है उसमें अब ये है कि पुराने सितारों को की तुनकताबी खत्म होने वाली है। मरियम नवाज हो गए, दूसरे तीसरे, अब पीडीएम को एक नए सांचे में ढालना पड़ेगा और हो चुका हुआ है। उसकी पहल जो हुई थी वो पीपल्स पार्टी से हुई थी। अब शहबाज शरीफ आएंगे, शहबाज शरीफ जो हैं वो ना मरियम नवाज वाला लहजा अख्तियार कर सकते हैं, ना वो अदारों के साथ कभी भी। आप खुद वो तो अक्सर कहा करते थे कि अगर 9/11 के वक्त 1999 के वक्त कहीं मैं नजदीक भी अगर होता तो शायद ये मामला ना हो पाता, लेकिन मुझे मशवरे में शरीक नहीं किया गया। शहबाज शरीफ की सियासत जो है वो एक खालिसतन एक मैनेजर की सियासत है जो अपने मिल को, अपनी फर्म को हर नुकसान से बचू के उसको कामयाब सौदे पे लेके आते हैं। इज ए गुड नेगोशिएटर, वो कुछ कर लेंगे, लेकिन समझ नहीं आती कि क्या ऐसा करते वक्त इस पार्टी का जो जनरल मैनेजर है वो इस बंदे को कोई इख्तियार देता है, या ये जनरल मैनेजर से अगर डर गए इस पार्टी के तो फिर उसका मतलब ये है कि फिर सारा सौदा बीच में खराब हो जाएगा। सही है। आज तो नासिर बेग शोसाई साहब बेकूंजे, सितारे और सितारों की ताबनाकी और बहुत सारी तमसीलें लेकर आ रहे हैं और यह साहब, तो ये सियासी मुलहिदों को ये बात समझ आ रही होगी आपके ख्याल में कि ये निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं हमने उनको कुछ ऑब्जर्व भी किया, वैसे पिछले कुछ अर्से में जब वो जेल में भी रहे हैं तो वहाँ पर सहाफ़ियों से कोर्ट रूम में मुलाकातें करते रहे, या जब भी उनको मौका मिला तो उन्होंने यही बात की, अपनी सियासत को उन्होंने इस चीज़ पर महदूद किया कि देखिए मैं था तो पंजाब में डेवलपमेंट हो रही थी, मैं था तो पंजाब में सफाई अच्छी हो रही थी और सफाई का निज़ाम मुतासर हो गया है, देखिए मैं था तो ये डेवलपमेंट वर्क हो रहा था, अब नहीं हो रहा था। तो ज़्यादातर उनका फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहा है वैसे पिछले कुछ अर्से में भी। शहबाज शरीफ के बारे में मैं ये अर्ज़ कर दूँ पहले तो कि उनका जो एक सॉफ्ट इमेज है वो प्रिवेल कर चुका है, वो मौजूद है और वो पूरी ताकत के साथ मौजूद है। वो उसको ताकत कहें ना कहें आप, उनका एक ख़ास इमेज मौजूद है और वो इमेज काउंट करता है। वो इमेज जहाँ भी काउंट करता है, वो इमेज बड़े इदारों में भी काउंट करता है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। दूसरी बात ये कि मरियम का या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उस पर एतराज़ हुआ है, उस पर ख़ास एतराज़ हुआ है, पार्टी के अंदर भी एतराज़ हुआ है, पार्टी में भी से लोग छोड़ के गए हैं। तो अब एक बीच अच्छा दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात अच्छे हैं, शहबाज शरीफ के भी और हमजा शरीफ के भी। बल्कि पीपल्स पार्टी ने जो शरारत की, मुझे यही शरारत थी कि हमजा शरीफ को उन्होंने कह दिया कि आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा हम तैयार ही नहीं तब्दीली के लिए, बुज़दार हमारा यार है। तो उसके बाद कोई तब्दीली का चांस ही पंजाब में ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग कहने लगे कि नवाज शरीफ और बुज़दार एक पेज के ऊपर है। ठीक, अब ये एक अजीब-ओ-गरीब बात थी, लेकिन हकीकत है। तो अब मेरा अपना ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ प्रिवेल करेंगे, लेकिन कोई एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं लेंगे, वो अपनी बात मनवाएंगे
अपने भाई से बात करेंगे, अपने भाई का बड़ा एहतराम करते हैं, वो एक ज्वाइंट ख़ानदान है वो। लेकिन उस ख़ानदान में जाहिर है जब खाने की मेज़ पर बैठते हैं तो इख्तलाफ तो होता है ना कि डिश अच्छी नहीं है, तो वो इख्तलाफ होगा। और मुझे लगता ये है कि शहबाज शरीफ के पास अब जो क़ुव्वत है उसके बिना पर शहबाज शरीफ प्रेवेल करेंगे और फिर कोई डोल डालेंगे मुफाहमत का वो। जी इरशाद साहब, एक तो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और दूसरा जहांगीर तरीन की क्या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होने जा भी रही है कि नहीं? देखिए, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है ज़मानत तो उनका हक़ बनता था। तो इतने अरसे से देखें, अगर उनको कोई निज़ाम हस्ती चलाने वाला रिहा कराना होता तो वो उस वक्त चलाता जब PDM बनी और बनने के बाद वो उसने एक हार्ड लाइन ली, इस्तीफ़े और सिस्टम का ख़ात्मा और फ़लाँ। उस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जेल में बैठे रहे, एक तमाशाई के तौर पर बैठे रहे। तो उस वक्त तो उनकी ना उन्होंने ज़मानत मूव की ना उनकी ज़मानत हुई। हाँ नहीं, वैसे मैं बता दूं याद दहानी के लिए शाह साहब कि 20 तारीख को PDM बनी, जो बिलावल साहब ने ऐलान किया 20 सितंबर को, और 28 सितंबर को शहबाज साहब ने अपनी बेल एप्लीकेशन वापस लेकर गिरफ्तारी पेश कर दी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उस वक्त तो उनको इंसिस्ट करना चाहिए था, ज़मानत पर रहना चाहिए था, ताकि जो मूव उनके एजेंडे के बरक्स, उनकी सोच के बरक्स हो रही थी वो उसको नाकाम बनाते। मैं इस बात से बसद एहतराम इख्तलाफ करूँगा। हर मामले में असल में एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमारे सियासतदान जो हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, सियासत जो है बड़ी। दूसरी तरफ हर काम जो सियासतदान या हमारी अदालतें या नैब या कोई इदारा करना चाहता है वो कहते नहीं जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया, वो कोई और कर रहा है। उस इदारे को या उन लोगों को जिनके बारे में हमारा जमहूरी नुक्ता नज़र ये है और होना चाहिए कि जी उनको किसी किस्म की सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, हर क्रेडिट हम उनको देते हैं और उसके बाद कहते हैं जी वो ताकतवर हो गए और हम कमज़ोर हैं। जब अदालतें उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलती, जब पार्लियामेंट उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलता, जब PDM उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल पाता, हुकूमत उनकी मर्ज़ी के बगैर वज़ीर-ए-आज़म नहीं चल पाता, तो उसके बाद ताकतवर तो वो हुए, फिर रोना किस बात का है? ताकतवर तो फिर सब कुछ करेगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं, ये हालात का जबर होता है। देखिए PDM बनी किस बात पे बनी कि सारे जो विक्टिम थे समझना चाहिए, या जिनको गवर्नमेंट से, हुकूमत से, नैब से ग्रीवेंसेस थे, वो सारे के सारे गिरफ़्तार हो गए, केसों में फंस गए। उन्होंने एक मुश्तरका क़ुव्वत उन्हें दरकार थी ताकि वो अपनी जान छुड़ा सकें, वो उन्होंने बनाई। लेकिन जो उसमें बनते वक्त ही एक डायनामाइट रख दिया गया कि जी हम इस्तीफ़े देंगे, जिससे पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही मुतफ़िक नहीं थी, लेकिन वो रख दिया गया ताकि जिस वक्त भी इसको उस एजेंडे पर चलाने की कोशिश की जाए जो नवाज़ शरीफ साहब का एजेंडा था, जो मरीम नवाज़ साहिबा का एजेंडा था, या मौलाना फजल रहमान का, या इन मानों में गैर पार्लिमानी क़ुव्वतों का एजेंडा था, जब वो अपने एजेंडे पर चलाने की कोशिश करें तो ये गुब्बारा फट जाए, और वो फट गया उसके मुताबिक। तो अब जब वो सारी की सारी मुहिम नाकाम हो गई तो लाजमी बात है कि शहबाज शरीफ साहब मजबूत हैं, ताकतवर हैं। मैं एक बात और कहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज़ शरीफ के दम कदम से चल रही है। हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून को हमेशा शहबाज शरीफ ने चलाया है। शहबाज शरीफ का नैरेटिव हमेशा कामयाब रहा है, और नवाज़ शरीफ साहब का नैरेटिव 99 में भी नाकाम था, 18 में भी नाकाम था, इसलिए कि शहबाज शरीफ के नैरेटिव के ज़रिए मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के नैरेटिव की वजह से वो हमेशा इक़्तिदार से महरूम होती रही है। तो और फिर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहादुर समझे जाते हैं, दलेर समझे जाते हैं, जुर्रतमंद समझे जाते हैं, लेकिन वो हमेशा भागे हैं। वो जेल से भी भागे हैं, वो नैब से भी भागे हैं, ये और मुल्क से भी भागे हैं। जबकि शहबाज शरीफ साहब 99 में जब ये 12 अक्टूबर के बाद ये सऊदी अरब जा रहे थे 2000 में, उस वक्त नहीं जाना चाहते थे। पिछले साल जब वो वापस आए हैं, कहा यह जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब जेल के लिए आए थे, वो जेल के लिए नहीं आए थे, वो 18 के इलेक्शन को कामयाब कराने आए थे। शहबाज शरीफ जब आए हैं उन पर केसेस थे, उन्हें पता था कि मैं जेल में जाना हूँ। तो बहादुर वो आदमी है जो जेल में बैठा रहता है, या वो आदमी है जो भाग जाता है? लेकिन इसमें भी एक दूसरी राय भी जहांगीर तरीन का जो मामला है, मेरा ख्याल है कि ये
प्रोपेगेंडा तो अपोजिशन करेगी, जहांगीर तरीन बाहर भी रहे होगा। ठीक। देखें, अलीम खान पर मुकदमा बना, अलीम खान जेल भी चले गए, तो किसी ने ये नहीं कहा, यानी अप्रिशिएट नहीं किया कि देखें जी इमरान खान के साथी जो हैं वो नए भुगत रहे हैं। उन्होंने यही कहा ये ड्रामा है सारा। तो इमरान खान को इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, उन्हें अपना सियासी फ़ायदा देखना चाहिए, उन्हें हुकूमत का इस्तेहकाम देखना चाहिए। ये बात लग़व है मेरे नुक्ता नज़र से। अगर परवेज़ खट्टक पर केसेस हैं, वो साथ बैठे हुए हैं और कई लोग बैठे हुए हैं जिनके केसेस हैं। अगर उसकी वजह से केसेस अलग चलते रहे, वो चलते रहे हैं, ये क्या बात हुई कि जनाब वाला मेरे नैरेटिव को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? कौन सा आपने बिठाए हुए हैं सारे? आप देखें कि इस वक्त मुल्क को, पंजाब को और मरकज़ को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अगर आपके ये अरकान असम्बली बाहर ये अलग नहीं होते, ठीक है, सिर्फ ये बाहर बैठने से जो अदम इस्तेहकाम आ रहा है, रोज़ाना अफवाहें फैलती हैं, ये तबाह कौन है हुकूमत। राइट सर, बिल्कुल सही है। मैं शहबाज शरीफ साहब की जो बात हो रही थी उसमें आपको आमिर रज़ा साहब, शहबाज शरीफ साहब की ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कि जैसे मैंने कहा कि 20 सितंबर को पीडीएम बनती है और 28 को अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करके और गिरफ्तारी पेश कर देते हैं और फिर 26 मार्च 2021 तक दोबारा बेल अप्लाई नहीं करते। उनसे सहाफ़ी पूछते हैं कोर्ट रूम में उनके वकला से कि बेल कब अप्लाई करेंगे, वो कहते हैं कि जी मुनासिब वक्त में करेंगे। और फिर जब यकीन हो जाता है कि पीडीएम अब बाकी नहीं रही तो 26 मार्च को वो बेल अप्लाई करते हैं, 2 हफ्तों में रिहा हो जाते हैं। तो सर ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आपको शहबाज शरीफ साहब की? मैं आप यही कह सकते हैं और कहलवाना चाहते हैं कि भाई शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सियासी तदब्बुर का जो है मुजाहरा किया। सियासी तदब्बुर का मुजाहरा यूं किया कि उन्होंने कहा जी पीडीएम की तहरीक चल रही है, एक उसमें ये राय हो सकती थी कि वो खुद मैदान में आए और या तो हवा के साथ चलें या उस हवा के मुखालिफ खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं, ये जो सख्त बयानिए वाले लोग हैं ये अपना शौक पूरा कर लें, मरियम साहिबा जो अपने तमाम जौहर दिखा दें और वो जो है नवाज शरीफ साहब अपनी तमाम तकरीरें जो हैं वो कर लें। तो ये उन्होंने करने दिया, तसल्ली से कर लें, फिर हम आएंगे। हस्बे तवक्को जो सब भी लोग कह रहे थे जी जो भी करना था, और हस्बे तवक्को फिर वही हुआ कि ज़ाहिर है कि वो बयानिया एक तो उसने गैर मकबूल बनाया नवाज शरीफ साहब को भी और मरियम साहिबा के हवाले से भी लोगों के एक सवालिया निशान खड़े कर दिए। खुद नून लीग के अंदर जो है बहुत सारे कहते हैं ना एक डिसेंट बड़े पैमाने पर हुआ इस मामले के ऊपर, और आपने देखा कि फिर वो बयानिया जो अपनी मौत आप मर गया और इस हिसाब से मरा कि जी पीपल्स पार्टी कहीं और जाके खड़ी होगी और पीडीएम का सबको पता है क्या सूरत हाल है। और जब ये सब कुछ हो गया तो शहबाज शरीफ साहब जो है जेल से बाहर आते उनकी जमानत होती है, तो यकीनन जब वो अब बाहर आएंगे तो वो बैकफुट पे नजर नहीं असूली तौर पर उनको आना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी स्पेस लूज की है मरियम साहिबा की वजह से, वो उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे। देखें एक बात हमें समझनी चाहिए कि बज़ाहिर आप कहते रहे कि जी हाउस ऑफ इत्तफाक में बड़ा इत्तफाक है, लेकिन अगर आप अंडर करंट्स देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि ना इत्तफाकी है, क्योंकि जाहिर है कि अब जब थर्ड जनरेशन आ रही है, सेकंड जनरेशन जो आ रही है मरियम साहिबा और उनके हमजा की सूरत में, अब एक पावर ग्रैब है। ये लोग फर्स्ट कजन्स हैं, सगे बहन भाई नहीं हैं। और इक़्तिदार के मामले में भाइयों में भी शहबाज शरीफ भी चाहते हैं कि उनको भी एक बारी मिले वजीर आजम बनने की, और उनको जो मुझे पता है शौक की बात नहीं, मतलब समझते हैं कि जब मतलब शायद खाकान अब्बासी को और हमजा भी चाहते हैं कि उनके वालिद साहब को बारी मिले मरकज में, तभी तो उनको पंजाब में बारी मिलेगी। बिल्कुल सही है सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद सारी ख्वाहिशें हैं और जी ठीक, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कश्मीर के मामले में बात करते हैं कि मुज़ाकरात और कश्मीर पर बातचीत के इम्कान पैदा हो गए हैं और यूएई ने इसमें अपना एक किरदार अदा किया है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में हम कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का इम्कान पैदा हुआ है। ये बातचीत किन निकात पर होगी, क्या शराइत होंगी, किस माहौल में होगी, किस तरह से होगी, इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर इसके लिए माहौल किस तरह से साजगार हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर अब हम गुफ्तगू करेंगे। मैं इरशाद अरशद से शुरू करूँगा। इरशाद साहब, ये कैसे इम्कान पैदा हुआ है और क्या कश्मीर के मामले पर जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ज़्यादा मसला पैदा हुआ वो ये था कि कश्मीर में जो आइन में तब्दीली की गई 370 और 35A वाली, इस पर आपके ख्याल में क्या पहले ये रोल बैक होगा तो बातचीत आगे बढ़ेगी? देखें, मेरी इत्तला ये है, बाखबर और बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि पहली बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश हुई है। पहले तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात करता था और भारत कहता था कि जी पहले ये शर्त होगी,
दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, दरअंदाज़ी ख़त्म करें, ये करें वो करें फलामा ने। पहली दफ़ा मुज़ाकरात की, गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भारत की तरफ से आई है, नंबर 1। और इसमें इम्पॉर्टेंट ज़्यादा बात यह है कि उसमें ये कहा गया है कि मुज़ाकरात कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर होंगे, यानी कश्मीर को मुज़ाकरात का एजेंडा भी भारत ने तस्लीम किया है। ठीक है। अब और ये दावत जो है आला सतह पर आई है और बड़े ही उसके साथ आई, और इसके ये कह के आई है कि जनाब हम अपने मसाइल मिल बैठ के हल करने चाहिए, किसी को उसमें मुदाखलत की या दबाव की या सालसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये इसके बैकग्राउंड है। और ये पिछले साल दिसंबर में ये हमें दावत मौसूल हुई है। अब जो हमारे ताकत के मराकज़ हैं उस पर गौर कर रहे हैं। हमारे उनके लिए मसला क्या है इस वक्त, रुकावट क्या है? रुकावट ये है कि जब 5 अगस्त का इक़दाम हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने बाहमी मुशावरत से ये फ़ैसला किया कि भारत के साथ उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक कि 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लिया जाता। ठीक। अब 5 अगस्त के बाद 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के जिन हलकों को, ताकत के मराकज़ को ये तवक्को थी कि भारत पर इतना दबाव आ जाएगा आलमी कि वो ये इक़दाम वापस लेने पर मजबूर होगा, दबाव आया है, भारत के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, भारत को शर्मिंदगी हुई है बैनुल-अक़वामी सतह पर, लेकिन इतना दबाव नहीं आया कि वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाए, पसपाई इख्तियार कर ले। ठीक है। ये इसका पहलू एक है जी। दूसरा पहलू उसका ये है कि कश्मीर के अवाम जिन जुल्म मज़ालिम को पौने 2 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं वो नाकाबिले बयान हैं। ठीक। और तीसरा इसका पहलू ये है कि एक तो है 370 की जो शेख थी उसका ख़ात्मा, आर्टिकल जो था जी। अच्छा, 370 को हम पहले भी तस्लीम नहीं करते थे। हम तो स्पेशल स्टेटस को तस्लीम नहीं करते थे। वो एक तरह का पर्दा ही था तो कब्ज़ा उस पर। ठीक है। कब्ज़ा अब भी मौजूद है, 370 हो या ना हो, दोनों सूरतों में भारत काबिज़ है जी। जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात कश्मीरी अवाम के लिए बन रही है और पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल पेश आ रही है वो है 35A का मामला, जिसमें वो जो आबादी के तनासुब है वो तब्दील कर रहा है। ठीक है। अगर इंडिया वक्त गुजरने के साथ आबादी का तनासुब तब्दील करने में कामयाब हो जाता है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और हमारा क्लेम और ये सारा कुछ जो है ये बेमानी हो जाएगा। ठीक है। तो अब सोचा ये जा रहा है ताकत के मराकज़ में कि जनाब वाला अगर भारत 370 वाला जो है कश्मीर पर हमारा क्लेम मौजूद है, मौजूद रहेगा, वो तो एजेंडे का हिस्सा होगा। और हाँ, इसमें एक ये भी है, कंपोजिट डायलॉग हमारे चल रहे थे जो ख़त्म हो गए थे। अब भारत ये कह रहा है कि बजाय कंपोजिट के एक मसले पर उलझन होती है तो बाकी मसाइल भी वो उलझन का शिकार होते हैं। अब ये है कि इनको एक ग्रुप डायलॉग का नाम दिया जाए। सरकरीब पे अलग मुज़ाकरात हों, सियाचिन पे अलग हों, कश्मीर पे अलग हों, पानी के मसले पर अलग हों और जो दहशतगर्दी है उस पर अलग हों, ताकि एक मसला दूसरे पर असरअंदाज ना हो सके। तो कश्मीरी अवाम की मुश्किलात और 35A का जो आर्टिकल का मामला है, स्टेट सब्जेक्ट का मामला है, इसकी बुनियाद पर हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि क्यों अब सर इसमें 2 सवाल पैदा हो रहे हैं। एक सवाल और ये सब ये है कि क्या 35A के इक़दाम को रोल बैक करने के लिए भारत तैयार हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर भारत तैयार नहीं होता तो क्या पाकिस्तान फिर इसकी मौजूदगी में मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पर क्वेट के बाद भारत को एक रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए हो रहा है, और उस पर इंटरनेशनल दबाव भी कोई इंसानी हकूक और इस तरह की सूरत में नहीं है, बल्कि चाइना के ख़िलाफ़ एक लॉबी से पाकिस्तान को अलहदा करना और हिंदुस्तान को एक खामोश और एक पुरसुकून माहौल मुहैया करना है, और कुछ नहीं है। लेकिन भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी
पोलराइज हो चुकी हुई है कि कोई भी लीडर है वो रिस्क नहीं ले सकता इस मामले को रिवर्स बैक करने का, अनलेस के बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल सियासी तौर पे चेंज हो जाए और कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल हो। ये कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो शरीक हुए हैं। जाहिर बात है अगर यूएई ने किया है तो यूएई ने अपने और तौर पे तो नहीं किया ना, यूएई को पीछे से पुष्ट पे थपकी मिली थी कि तुम ये काम करना शुरू करो, कोई तुम्हारे पास से है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी तौर पर भी ये दोनों मुल्क कैपेबल इनफ है कि अपने मसाइल जो हैं इकट्ठे बैठ के इस तरह की पोलराइज्ड पॉपुलेशन, इस तरह की पोलराइज किस्म की हालात दोनों मुल्कों के अंदर, इस तरह की सियासत के अंदर कर सकते हैं। कोई तीसरी ताकत, चौथी ताकत, पांचवी ताकत जब कहीं बीच में अगर कहीं पड़ी खुदा करे तो फिर जाके हम लोग दोनों मेज पर आके ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज के लेवल पे नहीं आ सकेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। और सवाल चौधरी साहब आपसे भी यही है कि क्या भारत वापस मुड़ जाएगा या पाकिस्तान उसको कबूल करके मुज़ाकरात में बैठ जाएगा? देखिए, भारत खुद की वापसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है। वहाँ से जो दोस्तों से बात होती है वो यही बताते हैं, और मैं बस एहतराम अर्ज करूँगा कि जो भारत से जो खबर आई है इरशाद साहब के पास, बहुत पुरानी खबर है। वो साल इसी पे पहले भी तैयार नहीं था, वो थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन पहले भी नहीं चाहता था, कश्मीर पे बात करने को तैयार था। और वाजपेयी का आखिरी स्टेटमेंट ये था कि हम इस्लामाबाद से वापसी पर कि हम कश्मीर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर जो पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा है उस पर बात करने को तैयार है। तो ये जो एक हिबासत है ये अंदर मौजूद है, ख़त्म नहीं हुई है वो। इसमें मतलब हम किसी सुनहरे जाल में भी नहीं फंसना चाहिए। अगर हम मुज़ाकरात करेंगे 37A और 35, 45 जो भी है, अव्वल तो उसे ख़त्म करने के लिए उनको आइन में तरमीम दोबारा करना पड़ेगी। लोकसभा में उनको अभी तिमायत नहीं मिलेगी, मुझे पता है। और फिर ये कि क्या इतना बड़ा जुल्म जो हो रहा है नाकाबिल बर्दाश्त करें, नाकाबिल कबूल करें, हमें नहीं पता कि वो जुल्म की शिद्दत क्या है। कभी बात करें कश्मीर दोस्तों से तो आपको अंदाज़ा हो, रो पड़ते हैं वो कि वहाँ क्या हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर की तकरीर अगर हम वापस ले लेते हैं, यूएनओ की प्राइम मिनिस्टर के बयानात, हिंदुत्व, हिटलर, ये सब वापस ले लेते हैं हमने जनवरी से आज तक, अब तक आप हिसाब लगा लें, मैं बता रहा हूँ आपको कि जनवरी से अब तक हमने मोदी को हिटलर नहीं कहा और उसके सिस्टम को हिंदुत्व नहीं कहा। हम पीछे हटे हैं, हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, हमें एग्रेशन पर रहना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं, कोरोना आ गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, अगर दोनों मुल्क मिलकर अपने डिफेंस को कम कर लें, बजट को कम कर लें तो ये इस पर खर्च हो जाएगा ह्यूमन स्ट्रक्चर पर। बहुत अच्छी बड़े अच्छे ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब पूरी जब होंगे जब आप जो इरिटेशंस को और बड़े मसाइल को हल कर लेंगे। सियाचिन आपने हल कर लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकरी का आपने हल कर लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। कश्मीर पर आप कब्जा करके उसको 2 बार एनेक्स कर चुके हैं, गुलाम बना चुके हैं उसको। आप किस बुनियाद पर बातचीत होगी? और ये जो आपने रखा था कॉटन का और गंदम की दरामद का, ये तो किस तरह फ्लॉप हुआ है। किस तरह आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर किया, काबीना में गया, काबीना ने मना कर दिया। बिल्कुल सही है सर। मैं अब इस पर कैसे मुमकिन है ये बात? जी बिल्कुल ठीक है। एक चीज सर, मैं वक्त कम है सर, सिर्फ एक इंडिया, ये हमारे यहाँ जो परसेप्शन है ताकत के मराकज़ में ये भी है कि इंडिया इस वक्त 2 फ्रंट वार या 2 फ्रंट थ्रेट जो है, शिमाल की तरफ से उसको जो थ्रेट है और हमारी तरफ से वो उसका मुतामिल नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आमिर जाह साहब, ये क्योंकि पाकिस्तान ने इनकार किया था 5 अगस्त के बाद, रियासतों में बगावत हो रही है जी, चूंकि पाकिस्तान ने कहा कि आप जब तक ये आप रोल बैक नहीं करेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे, और अब दावत भी वहां से आई है मुज़ाकरात की, बातचीत की, तो पाकिस्तान की शराइत क्या होंगी बातचीत के अमल में जाने के लिए या होनी चाहिए? देखिए, पहली बात ये कि जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से यानी हमें अंदेशे ज़्यादा हैं और वसवसे ज़्यादा हैं, क्योंकि हो ये रहा है कि भारत ने जो भी अपने मकासद हासिल करने थे कर लिए, वो अब 10 कदम आ गया है। अगर वो आके मुज़ाकरात भी करता है कि जब शिमला एग्रीमेंट को उसने उठाकर बाहर फेंक दिया, यूएन रेजोल्यूशंस को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया, और पाकिस्तान अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बगैर शराइत के जो है भारत के साथ किसी भी किस्म के डायलॉग में जाता है, तो मैं समझता हूँ कि वो बिट्रेयल होगा कश्मीर कॉज के साथ। और क्या हमारी आज की जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब और हमारी जो फौजी क़यादत है,
क्या वो ये बवाल जो है और इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर लेकर जीना चाहते हैं? क्योंकि जब भी मुस्तकबिल में बात होगी ना, कोई इमरान खान की बात याद नहीं करेगा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा थी और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया। लोग ये कहेंगे कि जी कश्मीर जो है, जब भारत ने नेक्स्ट दोबारा किया, उसको अपनी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, वहाँ पे जब डेमोग्राफिक चेंजेस वो लेकर आ रहा था, तो ये हुकूमत और आज के जो साहिब इक़्तिदार और बाइख्तियार लोग हैं वो खामोश बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अगर आपके आगे मुज़ाकरात की तशरीह फेंकी तो आपने एकदम उसको झपट के पकड़ने की बात हुई और आप उसके लिए जहन साजी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी एक बहुत बड़ा बिट्रेल होगा और कश्मीर कॉज के साथ भी, और ये चीज़ जो है काबिल माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमें समझना बिल्कुल वाज़ेह तौर पर चाहिए कि बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन अगर आप देखें, भारत ने जरा सी भी लचक का मुजाहरा नहीं किया। इमरान खान कल तक हिटलर कहा करते थे मोदी को, लेकिन खुद तो चर्चिल बनने के लिए तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब कहते हैं कि खुदा आपका भला करे, अब जबकि उन्होंने जैसे कि नासिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उनको हिटलर कहना छोड़ दिया मोदी को, तो मोदी ने क्या ग्राउंड कंसीड किया? क्या वहां पे फौजों में कमी की मकबूजा कश्मीर के अंदर? क्या वो अपने 370 को रिव्यू करने के लिए तैयार हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं लाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो भारत का जो ब्रिंकमैनशिप है उसका एक ही जवाब है कि आपकी तरफ से भी ब्रिंकमैनशिप हो। कमजोरी का मुजाहरा करेंगे तो तारीख आज की जो भी क़यादत है उसको कभी माफ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया नासिर बख्शूताई साहब, औरिया मकबूल साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।